स्वागत है स्मार्ट क्लास के YouTube चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे विश्व में पाए जाने वाले मुख्य नहरों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नहर क्या होते हैं। देखिए, नहर एक मानवकृत या मानव द्वारा बनाई गई ऐसी जल व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव सिंचाई और परिवहन का कार्य करते हैं। अर्थात ऐसे देश या देश में बसने वाले जो लोग हैं वो ऐसे नहरों को तैयार करते हैं या ऐसी जल व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं या बनाते हैं जिनमें सिंचाई का उपयोग एक तरफ हो सकता है या दूसरी ओर परिवहन के लिए। उदाहरण के लिए, जिस तरह हम सड़कों का निर्माण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिसमें हमें सुगम रास्ता मिले, उसी तरह बहुत सारे देश हैं जो एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए या फिर एक देश से दूसरे देश जाने के लिए परिवहन या फिर खेती और किसान से जुड़े जितने भी तरह के सिंचाई के प्रक्रम हैं उसके लिए नहरों का निर्माण करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नहर एक्चुअली कैसे किन किन मुख्य रूप से देशों में फैले हुए हैं। देखिए, नहर जो है ये एक प्राकृतिक संपदा तो नहीं है, ये एक मानवकृत संपदा है। साथ ही साथ नहरों का जो पूरा जाल है वो हर देश में अलग अलग तरह से मिलता है। कहीं पर आपको प्राकृतिक नहर मिल जाएगी तो कहीं पर मानवकृत, और 70 to 80% जो है ऐसी नहरें हैं जिसे काट करके बनाया गया है और ये ज़मीन के दो भाग को करके बनाया गया है तथा इसके द्वारा कई नदियों का जो रास्ता है उसे बदला गया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप से। तो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबसे निचले छोर में स्थित है, यदि यहाँ देखें तो यहाँ एक मुलवाला कैनल है। मुलवाला कैनल ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र सबसे लंबी कैनल है या सबसे लंबी बोल सकते हैं कि नहर है जो 156 किलोमीटर लंबी है। देखिए, यह नहर जो है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बहुत कम मात्रा में बोल सकते हैं जल जहाज़ों का उपयोग होता है इसके आंतरिक क्षेत्रों में। मरे नदी पर यह जो मुलवाला कैनल है इसे बनाया गया है। मरे नदी में जो ये मुलवाला कैनल है इसमें बहुत अधिक मात्रा में जितने भी तरह के व्यापार हैं उसको तैयार किया जाता है और साथ ही साथ इसका अधिक उपयोग जो है यहाँ के लोग अर्थात ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो खेती बाड़ी में करते हैं। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिए कि यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो कैनल है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है जिसका नाम है मुलवाला कैनल और इसकी लंबाई कितनी है 156 किलोमीटर। यदि हम ऊपर की ओर जाएं तो हमें भारत जो है एशिया महाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है और रसिया है, ये तीन देश में कुछ मुख्य कैनल मिलते हैं। जिसमें यदि भारत का देखा जाए तो इंदिरा कैनल जो 649 किलोमीटर लंबा है और ये राजस्थान के क्षेत्रों में, राजस्थान जैसे सुखाड़ क्षेत्रों में भारी मात्रा में जल सिंचाई का काम करती है। यह एक मानवकृत बोल सकते हैं कैनल है, मानवकृत नहर है और इस नहर के द्वारा राजस्थान अपनी जल की आपूर्ति को पूरा करता है। कई क्षेत्रों में राजस्थान के इस नहर के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में खेती भी होती है, क्योंकि जब तक ये नहर नहीं था तब तक राजस्थान बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में सूखा से ग्रस्त था। लेकिन सरकार ने कई ऐसे मापदंड तैयार किए और उसके तहत इंदिरा गांधी कैनल को बनाया गया और इस कैनल की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर और ये सतलज नदी पर बना हुआ एक बोल सकते हैं बहुत मुख्य नहर है। अब देखिए, यदि हम थोड़े से आगे जाएं जहां पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है जिसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे छोटे बड़े नहर हैं, इसलिए इसमें से जो सबसे बड़ा नहर है वो है नारा कैनल या नारा नहर भी से कह सकते हैं। ये नारा नहर जो है ये सिंधु नदी पर व्यवस्थित है और सिंधु नदी पे बनने होने के कारण यह नहर जो है अरब सागर में मिलती है और इसकी कुल जो लंबाई है वो 825 किलोमीटर है। देखिए, नारा नहर के अलावा जितनी भी अन्य नहरें हैं उसमें पाकिस्तान किसी भी प्रकार का बोल सकते हैं वैसा बड़ा व्यापारी बिजनेस नहीं करता है, बड़ा बोल सकते हैं परिवहन का साधन को उपयोग नहीं करता है। लेकिन नारा नहर के साथ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, देखिए ये पाकिस्तान की सबसे व्यस्त नहर है और पाकिस्तान का जो 80% का जो बिजनेस है वो इसी नहर के माध्यम से होता है, क्योंकि इसे पाकिस्तान का द्वार भी कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कि इसे पाकिस्तान का द्वार भी कहा जाता है और पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। तो यहाँ से विश्व के कई देश जो है वो पाकिस्तान से आके जुड़ते हैं। अब देखिए,
ये जो जोड़ने का प्रक्रिया है ये है जल माध्यम से, हवाई माध्यम से नहीं, हम लोग आज जल माध्यम से पढ़ रहे हैं। उसके बाद जस्ट हम ऊपर जाते हैं तो हमें रसिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक नहर है जिसका नाम वोल्गा कैनल है। देखिए वोल्गा कैनल जो है इसकी कुल लंबाई जो है 101 किलोमीटर है और ये काजाकिस्तान तक जाती है। ये रसिया की एक अंतर महाद्वीपीय बोल सकते हैं कैनल में से एक है। रसिया इसमें ज़्यादातर ऐसे शहरों को बसाया हुआ है जो पहले नहीं बने थे, अर्थात इन क्षेत्रों में रसिया ने अपने अत्यधिक मात्रा में उद्योगों को फैलाया है। उसके बाद ऐसे बोल सकते हैं कि क्षेत्रों को इसमें व्यवस्थित किया गया है जो प्राकृतिक रूप से काफ़ी आपदा में थे, अर्थात कि रूस का जो ऊपरी भाग है हमें पता है कि बर्फ़ से पूरा क्या है वो भरा हुआ है। तो वहाँ के लोगों को रसिया इन क्षेत्रों में बसाता है ताकि यहाँ पर वो अच्छे से खेती कर सके और उनका जो बोल सकते हैं कि आर्थिक सोर्स है या कृषि पद्धति है उसमें विकास हो सके। तो रसिया का जो 30% का जो आबादी है वो इस क्षेत्र में रहता है। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग अब यहाँ होने वाला है क्योंकि ये यूरोप का पूरा क्षेत्र है। यूरोप के क्षेत्र में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा या बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नदी मिलती है या कील नहर बोल सकते हैं आप इसको। तो कील नहर जिसकी कुल लंबाई 98 किलोमीटर है, एक ऐसी नहर है जो बहुत अधिक मात्रा में व्यस्त होती है। यह नहर जो है ये नॉर्वे, स्वीडन और इधर पोलैंड के करीब पड़ता है। इस नहर की मुख्य विशेषता यह है कि यह नहर जो है किसी देश को काट करके बनाया गया है, अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं मैप में यदि देखेंगे तो पोलैंड के जस्ट ऊपर यहाँ पर इस नहर को क्रॉस किया गया जिसके एक छोर में जर्मनी, दूसरा छोर में नॉर्वे और इधर पोलैंड आ जाता है। तो इस कील नहर में बहुत अधिक मात्रा में जितने भी व्यापारी जहाज है वो गुजरते हैं और इसका जो पूरा सोर्स है इसलिए ज़्यादा ये व्यस्त होता है क्योंकि ये यूरोप को सीधा ग्रीनलैंड और बोल सकते हैं अमेरिका, फिर इस साइड में अगर हम लोग जाएं तो एशिया महाद्वीप से जोड़ता है जल माध्यम से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस एरिया से और इसका जो सोर्स है, जो रास्ता है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। एक रास्ता जो है वो इधर से होते हुए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ओर जाता है, एक रास्ता जो है वो इसको बोल सकते हैं साउथ अफ्रीका की ओर ले जाता है और एक रास्ता जो है वो एशिया की ओर ले जाता है। तो एक्चुअली में ये जो कील नहर है ये बहुत ही व्यस्त नहर मानी जाती है। अब देखिए थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ राइन डेन्यूब नहर मिलता है। देखिए राइन और डेन्यूब दो अलग अलग नदी है, इन दोनों नदियों को जोड़ करके एक नहर का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था राइन डेन्यूब नहर। और इसका जो मुख्य मुहाना है एक राइन नदी है जो अल्प्स पर्वत से निकलती है और एक जो है डेन्यूब नदी है जो ब्लैक स्टोन पर्वत से निकलती है या इसको आप ब्लैक फॉरेस्ट नदी भी कह सकते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। तो इन दोनों नदियों से मिलकर के राइन डेन्यूब नहर बनी है। और ये नहर जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी छोटे देश हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, जिसमें फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है, पोलैंड भी आता है, कुछ क्षेत्रों में बहुत छोटे छोटे देश जो हैं वो आते हैं, तो उन्हें ये क्या करता है व्यापारिक रूप से सहायता करता है। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर में हम लोग जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ हमें इंग्लिश चैनल मिलता है। देखिए इंग्लिश चैनल कोई आम या कोई छोटा मोटा बोल सकते हैं कि कैनल नहीं है, ये एक समुद्र के अंदर बना हुआ कैनल है, यानी समुद्र के बीचों बीच ये बोल सकते हैं कि मानवकृत बना हुआ एक कैनल है, एक बहुत बड़ा नहर है। और ये नहर जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आता है कि ये नहर जो है अर्थात जो हम बोल सकते हैं इंग्लिश चैनल के बारे में, इसके बारे में बचपन से हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। और यह नहर एक अंतर महाद्वीप है, अर्थात ये समुद्र के अंदर दबा हुआ है, तो इसे मानव द्वारा तैयार किया गया और ये सब जितने भी नहर है पूरे विश्व में उसमें से एक अद्भुत नहर का संयोग इसको कहा जा सकता है, या एक बोल सकते हैं नवनिर्मित नहर माना जा सकता है। जो कुल लंबाई है वो 34 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ का जो दबाव है, जो वायु की गति है तथा जो जल का जो बोल सकते हैं लहरों की जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए तैराकियों का इस चैनल को पार करना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक या बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। अब यदि हम लोग नीचे की ओर आएँ तो यहाँ पर हम लोगों को कोरिंथ कैनल मिलता है या कोरिंथ नहर मिलता है जो ग्रीस में स्थित है तथा ग्रीस और एथेंस के रास्ते में यह आती है। उसके जस्ट नीचे आए तो ये स्वेज नहर का एक पार्ट हमें मिलता है। देखिए स्वेज नहर एक ऐसी नहर है जो बहुत मुख्य भूमिका अदा करती है फ्रांस के लिए, चूँकि यह फ्रांस में स्थित है। देखिए स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो 1859 में हुआ था, लेकिन 10 साल इसे बनने में लगा और 1869 में यह तैयार हो गया।
और इस नहर को पहले यूके अपने अंदर अपने रूल में रखता था, अर्थात यह जो नहर था यह यूके के अंतर्गत था। लेकिन बाद में इस नहर को बोल सकते हैं मिस्र को दे दिया गया, और इस नहर के द्वारा जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जितना भी यातायात होता है, वो सभी जो है अब मिस्र अपने अंतर्गत रखता है। यह नहर जो है ये व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी ही बहुत बड़ा मुख्य बिंदु बोल सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैप में कि जितना भी एशिया का जो क्षेत्र है या जो यूरोपियन क्षेत्र है और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो भी व्यापार अगर शॉर्टकट तरीके से किया जाएगा, अगर लाभ के लिए किया जाएगा, तो यही नहर है जहाँ से क्रॉस होकर के अधिकतर व्यापार हो सकते हैं। यदि कोई भी देश, मान लीजिए कि एशिया से कोई भी जहाज़ निकलता है, उसको अगर इस क्षेत्र में जाना है तो उसको इसी ओर से जाना होगा। अगर वो इस ओर को ना छोड़ करके इस ओर से जाता है तो उसे काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती है। तो जल का मार्ग में स्वेज नहर जो है वो बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है। देखिए, इस नहर को 1859 में फ्रेडिनेंड नामक एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़े एक ऐसे इंजीनियर ने तैयार करवाया था, जिसका पूरा मैपिंग जो है उन्होंने 1859 में तैयार कर दिया था, और इसे बनते बनते 10 वर्ष लगा, और 1869 में यह नहर पूरी तरह उपयोग लायक हो चुका था। देखिए, स्वेज नहर को यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको एक सिनाया प्रायद्वीप मिलता है, और सिनाया प्रायद्वीप को ही काट करके स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। जीकेज में आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि किस प्रायद्वीप को काट करके स्वेज नहर को बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है? सिनाया। अब देखिए, स्वेज नहर के एक और लाल सागर तथा दूसरी ओर भूमध्य सागर स्थित है। यदि हम देखें तो एक और आपको जो स्वेज नहर का है, पोर्ट सईद नामक एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिल जाएगा, जो एक्चुअली में बोल सकते हैं कि यूरोप और एशिया महाद्वीप की ओर आता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यापार के क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर पोर्ट स्वेज जो है, ये दोनों बंदरगाहें अर्थात पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज जो है, ये दोनों बंदरगाहें जो हैं वो स्वेज नहर के दोनों छोर में स्थित हैं। अब देखिए, हम लोग अगर आगे की ओर जाते हैं तो हम लोग इस क्षेत्र में यदि आते हैं तो हमें पनामा बंदरगाह या पनामा नहर मिलता है, जहाँ पर एक और पनामा बंदरगाह है और दूसरी ओर जो है वो कोलोना बंदरगाह है। देखिए, पनामा नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए। यह इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि ये एक ऐसी नहर है जिसने बोल सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो जल मार्ग का जो क्षेत्र है उसे बहुत ही छोटा कर दिया। आप मैप में देखिए, जिस तरह यहाँ पर डॉट्स के द्वारा मैंने बताया है कि यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो क्षेत्र है, उसमें नॉर्थ अमेरिका को यदि साउथ अमेरिका से कोई भी तरह का जल व्यापार पहले करना होता था तो उसके लिए उसे 12,000 माइल्स का एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। लेकिन जब से पनामा नहर का निर्माण हुआ तब से मात्र 4,000 माइल्स का ही जो यात्रा है उसे तय करना पड़ता है, और यह क्षेत्र जो है यह पूरी तरह व्यापारिक केंद्र माना जाता है दोनों देशों के बीच का, या नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का। आप देख सकते हैं मैप में कि यह जो क्षेत्र है जहाँ पर पनामा नहर बना है ये 82 किलोमीटर लंबा है, और इसमें दो बंदरगाह आता है, जहां पर एक छोर में पनामा बंदरगाह और दूसरा छोर में कोलोन बंदरगाह है। देखिए, पनामा नहर जो है यह एक ऐसी नहर है जो यदि सैन फ्रांसिस्को जो बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और दूसरा जो न्यूयॉर्क है, इन दोनों को जोड़ती है। और यदि यहाँ से ये दूरी तय की जाए तो ये मात्र 4,000 माइल्स में है, और यदि ऊपर से अर्थात जो पहले वाला भाग था जो 1914 से पहले था, क्योंकि इस नहर का निर्माण भी 1914 में हुआ, तो 1914 से पहले जितनी भी यात्राएं होती थी वो इस छोर से होती थी। अब एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एक गोटून लेक है या गोटून झील है, जिसको मानवकृत या मानवों द्वारा तैयार किया गया झील है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, और इस झील में या बोल सकते हैं इस क्षेत्र में बड़े बड़े जहाज़ों को रोका जाता है। जिस तरह रेलवे स्टेशन होते हैं बड़े बड़े बोल सकते हैं ट्रेन्स को, एक्सप्रेस को, लोकल को रोकने के लिए, उसी तरह जल मार्ग में कभी भी बड़े जहाज़ों को रोकने के लिए एक छोटा सा स्टेज या छोटा सा स्टेशन बनाए जाते हैं, जिसे वहाँ पर लेक के नाम से हम लोग जानते हैं या झील कह सकते हैं। तो गोटून लेक जो है वो इस क्षेत्र में बनाया गया है, जो पनामा से थोड़े से ऊपर में आता है, और वहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों को कुछ समय के लिए रोका जाता है। वहीं हम लोग यदि नॉर्थ अमेरिका में आए तो नॉर्थ अमेरिका में हमें 5 झीलों का समूह, जिसे द ग्रेट लेक भी कहा जाता है, इस जगह पर मिलता है। और यहाँ पर अमेरिका और कनाडा का जो क्षेत्र है वो आता है। यहाँ पर आपको सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और साथ में ओंटारियो झील मिलता है।
ये पांचों झीलों का जो समूह है इनके बीच में भी कई नहरों का निर्माण किया गया, जिसमें से मुख्य नहर जो है वो सू नहर को माना जाता है। देखिए सू नहर को सुपीरियर के साथ मिशिगन और ह्यूरन को जोड़ा गया है। सू नहर एकमात्र नहर है जो सुपीरियर को जोड़ती है इन दो नहरों के साथ में, जबकि मिशिगन और ह्यूरन जो झील है इन दोनों का बीच जो जुड़ाव है वो प्राकृतिक नहर द्वारा बना गया है, मतलब प्रकृति के द्वारा इन दोनों नहरों को आपस में जोड़ा गया है। उसके बाद यदि हम लोग नीचे की ओर आए तो इरिस नामक एक नहर मिलता है। देखिए इरिस नहर जो है वो मुख्यतः मिशिगन को जोड़ती है और इरिस जो नहर है वो इरिस झील पर बना हुआ है। इरी नहर इरिस झील पे बना हुआ है जो किससे जोड़ती है? मिशिगन को जोड़ती है। उसी तरह यही इरी जो झील है ये वेल्ड नामक नहर से ओंटारियो से जुड़ा हुआ है। इरी जो झील है वो किससे ओंटारियो से जुड़ा हुआ है? वेल्ड नामक नहर से। तो यहाँ फिर से गौर करिए कि यहाँ पर तीन जो नहर है, तीन जो झील है, उन तीनों झीलों को किस तरह तीन अलग अलग नहरों से जोड़ा गया है वो समझिए। इरी को मिशिगन से जोड़ने के लिए इरी नहर का उपयोग किया गया, वहीं पर सुपीरियर को मिशिगन और ह्यूरन से जोड़ा गया किसके द्वारा? सू नहर के द्वारा। यही इरी को ओंटारियो से जोड़ा गया वेल्ड नहर के द्वारा। और जो ये वेल्ड नहर है यहाँ पर एक मानवकृत नहर बनाया गया जिसका नाम वेल्ड नहर है, लेकिन इससे पहले यहाँ प्राकृतिक रूप से एक और नहर थी जिसका नाम नियाग्रा था। लेकिन नियाग्रा नहर जो है वो परिवहन के लिए उपयोगी लायक नहीं थी। यह एक बोल सकते हैं झील है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि बहुत ऊंचाई पर स्थित है जहाँ पर परिवहन नहीं हो सकता है। इसीलिए नियाग्रा झील जो है वो पूरी तरह से बोल सकते हैं नहर के रूप में ओंटारियो को इरी से नहीं जोड़ सकता था। इसके बाद जो क्षेत्र है जिसमें ओंटारियो को वापस फिर ह्यूरन से जोड़ा गया, तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका के क्षेत्र में मुख्य रूप से द ग्रेट लेक के साथ जो जल संधियां हैं वो की गई है। तो पूरे विश्व में मुख्य रूप से जो नहरें थी उसको मैंने आपको बताया कि कौन नहर मानवकृत है और कौन प्राकृतिक रूप से बनाई गई है और इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। आशा करते हैं कि नहरों के इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।